Hello friends, welcome to UVN classes. I hope you all are fit and fine. In our last video, we have discussed about the types of classification schemes. ठीक है, जो क्लासिफिकेशन स्कीम्स थी उनके टाइप्स कैसे कैसे थे और किस टाइप में कौन सा एग्जाम्पल आता था. ठीक है, तो आज हम जब डिस्कस करने जा रहे हैं, आज हम डिस्कस करेंगे कॉलन क्लासिफिकेशन स्कीम को. ठीक है, डीडीसी को हमने पहले कर लिया था डिस्कस. आज हम कॉलन क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉलन क्लासिफिकेशन किसके द्वारा प्रतिपादित की गई. डिवाइस्ड बाय डॉक्टर S.R. रंगानाथन. ठीक है, डॉक्टर S.R. रंगानाथन जी आप सभी को पता है फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस जाने जाते हैं. उन्होंने कॉलन क्लासिफिकेशन स्कीम को प्रतिपादित किया. सबसे पहले उन्होंने कैसे उनको ये आइडिया आया, उन्होंने क्या किया, वो उन्होंने चाइनीज एक सेट देखा, मैकेनो सेट. ठीक है, ब्लॉक्स का मान लीजिए एक खिलौना टाइप था जिसको जोड़ जोड़कर अलग अलग तरह की चीजें बनाई जा सकती हैं. तो उन्होंने उसी टाइम उनके माइंड में आया कि क्या किताबों के लिए भी ऐसा कुछ हो सकता है कि उनको वर्गांक देने के लिए कहीं ना कहीं से जोड़ जोड़कर किताबों को वर्गांक दे दिया जाए. इसके लिए उनके माइंड में क्या आई, कॉलन क्लासिफिकेशन को बनाने की स्कीम आई कि कॉलन क्लासिफिकेशन को बनाया जाए. इसका नाम कॉलन क्लासिफिकेशन क्यों रखा, जैसे डीडीसी के अंदर डेसिमल का नाम क्यों दिया गया, क्योंकि उसमें डेसिमल यूज होता था. मेन उसका चीज क्या थी, डेसिमल. ठीक है, 3 अंकों के बाद डेसिमल का प्रयोग होगा. डीडीसी का ये रूल था. कॉलन क्लासिफिकेशन को हिंदी में कहते हैं द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति. द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति में क्या होता है, इन्होंने सबसे पहले जब इन्होंने सीसी को लाए थे तब इन्होंने योजक चिन्ह सिर्फ कॉलन को ही रखा था, द्विबिंदु. ठीक है, ये 2 बिंदु जो थे इनको इन्होंने यूज किया. इसी के नाम पर इसका नाम क्या बन गया, कॉलन क्लासिफिकेशन स्कीम. ठीक है, फिर क्या हुआ, रंगानाथन जी जब 1925 में, ठीक है, 1925 में लंदन से जब वो वापस आ रहे थे, ठीक है, 1925 में लंदन से जब वो वापस आ रहे थे तब उन्होंने वापस आते हुए जहाज पुस्तकालय में, ठीक है, जहाज पुस्तकालय क्या हुआ, जब वो लंदन से वापस आ रहे थे तो वो जहाज में आ रहे थे. ठीक है, जिस जहाज में वो आ रहे थे वहां की जो लाइब्रेरी थी उसकी जो पुस्तकें थी उनका इन्होंने वर्गीकरण कर दिया. देखिए, जहाज में जब बैठे थे, जहाज की जो लाइब्रेरी थी उस पुस्तकालय का इन्होंने वर्गीकरण कर दिया. ठीक है, 1927 में इन्होंने अनुसूचियों का कार्य संपन्न किया. अनुसूचियों का कार्य संपन्न किया. ठीक है, 1925 में इन्होंने, ठीक है, क्या किया, वापस लौटते समय किताबों का वर्गीकरण कर दिया और इन्होंने 1927 में अनुसूचियों का कार्य संपन्न कर दिया. फिर उन्होंने क्या किया, मद्रास यूनिवर्सिटी की लगभग 30,000 बुक्स का, 30,000 किताबों का वर्गीकरण कर दिया वापस लौटकर. ठीक है, क्या कर दिया इन्होंने, 30,000 किताबों का वर्गीकरण कर दिया मद्रास यूनिवर्सिटी में की लाइब्रेरी में. 1932 में जो इनकी कॉलम थी वो प्रिंट के लिए रेडी हो गई, प्रिंट के लिए तैयार.
कौन हो गई तैयार? सीसी। अब 1933 में फर्स्ट एडिशन आया। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। कॉलन क्लासिफिकेशन स्कीम डिवाइड बाय डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन। वी बिंदु इसका नाम क्यों पड़ा, कॉलन इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले कॉलन का ही यूज किया था। 1925 में लंदन से लौटते समय इन्होंने जो जहाज लाइब्रेरी थी उसमें किताबों का वर्गीकरण किया। 1927 में इन्होंने अनुसूचियों का कार्य संपन्न किया। मद्रास यूनिवर्सिटी की इन्होंने 30,000 किताबों का वर्गीकरण कर दिया। 1932 में जो सीसी है वो प्रिंट के लिए रेडी हो गई और 1933 में उसका पहला एडिशन आया था, ठीक है। पब्लिश्ड बाय, ये हुई थी मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा। जिसको माला भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म। मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा इसका प्रिंटिंग का काम हुआ। पब्लिशिंग जो थे इसके मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। जो सीसी है उसमें पूरी सीसी में तो प्योर नोटेशन यूज हुई है, ठीक है। प्योर नोटेशन, सॉरी, सीसी के अंदर मिक्स्ड नोटेशन यूज हुई है। प्योर नोटेशन तो हमारे बीबीसी में थी। मिक्स्ड नोटेशन क्यों यूज हुई है? क्योंकि इन्होंने बहुत तरह के अंकन का इसमें यूज किया है। लेकिन फर्स्ट एडिशन के अंदर, फर्स्ट एडिशन में ओनली कौन सा चिन्ह था? कॉलन का ही यूज हुआ है। देखिए कि अब तक सीसी के 7 एडिशन आ चुकी हैं, ठीक है। 7 एडिशन आ चुकी हैं, प्लस इसमें एक रीप्रिंट एडिशन भी आई थी जो कि 6th एडिशन की थी, उसको हम आगे देखेंगे। फर्स्ट एडिशन में क्या था? ओनली कॉलन का यूज किया गया, 1933 में ये आई। और सेकेंड एडिशन 1939 में आई। और सिंबल क्या था इसका? कॉलन ही था और ये 4 भागों में थी। थर्ड एडिशन 1952 में आई। अब एक ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे मैंने लिखा है PMEST को आधार बनाया। PMEST अब तक आए नहीं थे। PMEST क्या है? पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम, ठीक है। लेकिन इसमें PMEST आई नहीं थी, इन्होंने अभी सोचा था इसको, इसमें लॉन्च नहीं किया था, ठीक है। लेकिन हाँ, जो हमारा कॉलम था इसके साथ इन्होंने हाइफन का यूज और बता दिया था। ये जो डैश होता है इसका यूज इन्होंने और कर दिया था। तो सिंबल कितने हो गए? 2 सिंबल हो गए, ठीक है। तो हमने जो कल पढ़ा था क्लासिफिकेशन स्कीम्स पढ़ी थी, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन स्कीम्स पढ़े थे। तो ये किस प्रकार की हुई? तीनों एडिशंस हमने पढ़ा था। ये हुई रिजिडली फेसिटेड क्लासिफिकेशन स्कीम्स, जो कि अपरिवर्तनीय पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति, ठीक है। अपरिवर्तनीय पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति, ये जो तीनों हैं वो इसी प्रकार की पद्धति पे आधारित हैं। रिजिडली फेसिटेड मतलब इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते थे, जैसे इन्होंने कहा वैसे ही हमें यूज करना, इसको पढ़ा। तो हमने देखा फर्स्ट एडिशन आया 1933, सेकेंड एडिशन 1939 और थर्ड एडिशन 1952। क्लियर? मिसप्रिंट हो गया था मुझसे। 1950 है हमारा थर्ड एडिशन, 1950। क्लियर? 1952 में हमारा नेक्स्ट एडिशन आएगा, फोर्थ एडिशन। फर्स्ट 1933,
देन 1939 एंड 1950 जिसमें हाइफन का यूज हुआ। ओके, फोर्थ एडिशन 1952। ठीक है, फर्स्ट टू थर्ड एडिशन हमने देख ली, हम यहाँ इसको राइट कर लेते हैं। फर्स्ट एडिशन हमारा आया 1933 में, सेकेंड एडिशन हमारा आया 1939, थर्ड एडिशन हमारा आया 1950 में। अब हम बात करते हैं चौथे एडिशन की। चौथा एडिशन हमारा आया 1952 में। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, PMEST को लॉन्च कर दिया इन्होंने। ठीक है, इन्होंने कहा कि मेन क्लास के साथ साथ, ठीक है, PMEST को भी देखा जाए कि इसमें क्या होना चाहिए। P से होती है पर्सनैलिटी, कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसका व्यक्तित्व कैसा है। मैटर, कि इसमें क्या मैटर इसमें यूज हुआ है। एनर्जी, एस से स्पेस और टी से टाइम। ठीक है, तो इन्होंने ये 5 पक्ष इसमें यूज करने शुरू कर दिए। प्रत्येक पक्ष को एक चिन्ह मिला। ये जो प्रत्येक पक्ष है PMEST का, इसको एक चिन्ह भी मिला। तो P को इन्होंने दिया कॉमा। ठीक है, P को दिया इन्होंने कॉमा, पर्सनालिटी को कॉमा अलॉट हुआ, मैटर को सेमीकोलन दिया गया। ठीक है, पर्सनालिटी को कॉमा, मैटर को सेमीकोलन, एनर्जी को कॉलन, स्पेस को डॉट और टी को भी डॉट। यहाँ इन्होंने एक हमारे लिए प्रॉब्लम थोड़ी सी टफ कर दिया इसको। इन्होंने क्या कर दिया, स्पेस के लिए भी डॉट दे दिया और टाइम के लिए भी इन्होंने डॉट दे दिया। प्लस हमारे पास हाइफन तो था जो थर्ड एडिशन में हमें ऐड करवाया गया था, प्लस इसमें 0 to 9 इंडो अरेबिक न्यूमरल्स भी थे और इसमें A to Z स्मॉल लेटर्स भी थे, रोमन स्मॉल लेटर्स। तो ऐसे करके हमारे पास टोटल सिंबल कितने आते हैं फोर्थ एडिशन में, 7। देखिए कैसे, पहला कॉमा, दूसरा सेमीकोलन, तीसरा एनर्जी, ये एक ही साइन है जो 2 बार यूज है, तो ये होगा चौथा, ये है 5वां, ये है छठा और ये है 7वां। तो टोटल हमारे पास सिंबल्स हो जाएंगे 7। ठीक है, ये थी हमारी फोर्थ एडिशन 1952, फोर्थ एडिशन 1952, जिसमें PMEST को लॉन्च किया गया। प्रत्येक पक्ष को उसका चिन्ह मिल गया, ये PMEST के चिन्ह हैं। टोटल इसमें सिंबल्स हो गए 7। क्लियर। अब देखते हैं फिफ्थ एडिशन। फिफ्थ एडिशन में क्या है, 1957 में फिफ्थ एडिशन आया। इसमें फेज रिलेशन को जोड़ा गया। फोर्थ एडिशन में हमें PMEST मिल गए और फिफ्थ एडिशन के हमें फेज रिलेशन मिला। ठीक है, और इसमें भौगोलिक स्थानों में परिवर्तन किया गया। ये मेन चीजें हैं जो हमें इसमें याद रखनी है। और इसमें जो चिन्ह थे वो 7 से बढ़कर 10 हो गए। तो हमें पहले क्या था चिन्ह हमारे पास, हम उनको भी देख लेते हैं। हमारे पास था कॉमा, सेमीकोलन, कॉलन, डॉट, डॉट, ठीक है, हाइफन, 0 to 9 इंडो अरेबिक, और क्या थे हमारे पास A to Z। ठीक है, पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम। ठीक है, और 0 to 9 A to Z, ये हमने फोर्थ हमारे पास एक ही था। और हमें इसमें यूज हुआ ब्रैकेट का, बैकवर्ड एरो, फॉरवर्ड एरो। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। देखिए, एक चिन्ह हमारे पास पर्सनालिटी के लिए कॉमा था, दूसरा चिन्ह हमारे पास सेमीकोलन जो कि एनर्जी के लिए था, है ना, PME, ये S और T दोनों के लिए था। फिफ्थ में हाइफन हमें मिला, फिर इंडो अरेबिक भी थे और रोमन स्मॉल भी थे। और इसके साथ हमें क्या ऐड कर दिया, 3 और ऐड कर दिए,
ब्रैकेट, बैकवर्ड एरो और फॉरवर्ड एरो, ये हुए थे 1957 फिफ्थ एडिशन के अंदर। सिक्स्थ एडिशन इसका 1960 में आया, 3 भाग थे, इसको ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। लेकिन इसका जो रिवाइज्ड रीप्रिंट एडिशन है जो 1963 में आया, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और यही एडिशन यूज़ किया जा रहा है आज। तो सिक्स्थ रीप्रिंट जो एडिशन है 1963 में आई, इसके 3 भाग थे, कौन कौन से? भूमिका, वर्गीकरण की अनुसूचियां और धार्मिक ग्रंथों की अनुसूचियां। भूमिका, वर्गीकरण की अनुसूचियां और धार्मिक ग्रंथों की अनुसूचियां। और इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई थी, जो हमारा टाइम है उसको अपने लिए अलग से एक चिन्ह मिल गया था, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, या इसको कह सकते हैं उल्टा उद्धरण चिन्ह। किसको मिल गया था? टाइम को। तो इसमें मेन चीज क्या थी? 3 भाग इसके जो इम्पोर्टेंट है, भूमिका, वर्गीकरण की अनुसूचियां, धार्मिक ग्रंथों की अनुसूचियां। पहली बार टाइम को उसका चिन्ह मिल गया, कौन सा? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, और जिसको कहते हैं उल्टा उद्धरण चिन्ह। फिफ्थ एडिशन देखिए क्या था, 1957। फेज रिलेशन मिला इसमें, भौगोलिक स्थानों में परिवर्तन किया गया, चिन्हों की संख्या 7 से बढ़कर 10 हो गई। कौन से 3 चिन्ह ऐड किए गए? ब्रैकेट, बैकवर्ड एरो और फॉरवर्ड एरो। 1960 में सिक्स्थ एडिशन आया, सिक्स्थ एडिशन का रीप्रिंट आया 1963 में, जिसमें 3 भाग हैं, भूमिका, वर्गीकरण की अनुसूचियां और धार्मिक ग्रंथों की अनुसूचियां। और जो टाइम है उसको अपना अलग से चिन्ह अलॉट कर दिया गया, जिस चिन्ह का नाम क्या है? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या फिर उल्टा उद्धरण चिन्ह। आइए देखते हैं 7th एडिशन को। 7th एडिशन आया 1987 में। ये आया रंगानाथन जी की मृत्यु के बाद। ठीक है, रंगानाथन जी की मृत्यु के बाद ये पब्लिश हुआ। तो इसके एडिटर कौन कौन थे, किन्होंने मिलकर इसको एडिट करवाया? नीलमेघन, गोपीनाथ और सीतारमण, इन तीनों ने मिलकर इसको पब्लिश करवाई थी। क्लियर, इसको एडिट किया और इसको पब्लिश करवाई। 5 भाग थे इस एडिशन के। नंबर 1 भूमिका, जो कि है इंट्रोडक्शन। सेकंड है मार्गदर्शिका, गाइडेंस टू अ बिगिनर। थर्ड इज सामान्य नियम, जनरल रूल्स। फोर्थ इज सामान्य विभाजन तथा सामान्य एकल, जनरल डिवीजन एंड कॉमन आइसोलेट्स। एंड विशेष एकल, जो कि है स्पेशल आइसोलेट्स। तो ये 5 भागों में था। 1987 में आया, रंगानाथन जी की मृत्यु के बाद आया। और इसके एडिटर कौन थे? नीलमेघन, गोपीनाथ और सीतारमण। अब हम देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से सिंबल्स का यूज हुआ। सिंबल्स 7th एडिशन में कौन कौन से सिंबल्स अब यूज होने लगे? तो फर्स्ट क्या था? एस्ट्रिक, फिर बैकवर्ड एरो, डबल इन्वर्टेड कॉमा, एम्परसेंड, ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, फॉरवर्ड एरो, डॉट, कॉलन, सेमीकॉलन, कॉमा, हाइफन, इक्वल और प्लस साइन। ठीक है, ये सारे सिंबल्स यूज होते हैं, तभी इसे मिक्स नोटेशन कहा जाता है। ठीक है, एस्ट्रिक, बैकवर्ड एरो, डबल इन्वर्टेड कॉमा, एम्परसेंड, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, फॉरवर्ड एरो, डॉट, कॉलन, सेमीकॉलन, कॉमा, हाइफन, इक्वल और प्लस साइन। ठीक है, और 1963 से 89 तक इसका प्रकाशन का काम किसके पास था? एशिया पब्लिशिंग हाउस, मुंबई। और 89 के बाद
ESS पब्लिकेशन, न्यू दिल्ली के पास इसके प्रकाशन का कार्य है। तो ये हुई सीसी की 7 एडिशन के बारे में चर्चा। सीसी के बारे में आगे और चर्चा करेंगे थोड़ी बहुत, और इसके मेन क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।